अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने मासूमियत में एक लड़के से मिलने की गलती की, फिर कैसे उसकी जिंदगी कांटों भरी हुई और वो किस मौत मरी। इस दर्द भरी कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी बेहतरीन दोस्त मिसले माहताब थी, रंगत दूधिया और आंखें रोशन। हम इस हुस्न बेमिसाल को उसके नाम की निस्बत से चांदनी पुकारते थे। उसको मगर ये एहसास न था कि वो चांद की तरह खूबसूरत है। चांदनी के घर का माहौल हमारे घराने से बहुत मुख्तलिफ था और वो वहाँ घुटन महसूस करती थी। तभी ये चांद गहनाया सा लगता था। जबकि मेरे वालिद साहब रोशन ख्याल थे। हमें अपनी ज़िंदगी में कोई मुश्किल दरपेश होती तो वो बेहतरीन अंदाज से रहनुमाई करते थे। वालदा ऊंच नीच समझाती रहती थीं। दोनों ही तालीम की अहमियत को खूब समझते थे और अपनी औलाद को म्याना रवि के साथ जदीद तर्ज तालीम से आरास्ता व पैरास्ता देखना चाहते थे। मैट्रिक पास किया तो कॉलेज में दाखिला ले लिया, मगर चांदनी हर किस्म की आज़ादी से महरूम थी। उसके घर वाले रुज्जत पसंद थे, लड़कियों पर ही नहीं, उन्होंने लड़कों पर भी पाबंदियां लगा रखी थीं। चांदनी के वालिद उनको कहीं आने जाने नहीं देते थे। दोस्त बनाने पर भी पाबंदी थी, यहाँ तक कि टीवी देखने की भी इजाज़त नहीं थी। चांदनी ने मैट्रिक तक हमारे साथ पढ़ा, फिर उस पर घर से निकलने पर पाबंदी लग गई। एक रोज़ अम्मी उसकी वालदा से मिलने गईं तो चांदनी ने कहा कि खाला जान, आप मेरी अम्मी को समझाइए मुझे पढ़ने दें। अगर कॉलेज जाने में कबाहत है तो घर के करीब ही जाने की इजाज़त दे दें, जहाँ सिलाई और कटिंग वगैरह सिखाई जाती है। ये इदारा उनके घर से चंद कदम के फासले पर था। अम्मी ने आंटी को कायल कर लिया कि घर में बेकार बैठा कर रखने से बेहतर है कि यहाँ कोई हुनर सीख जाएं। अम्मी के समझाने का खातिर खा असर हुआ और वो सिलाई सेंटर जाने लगी। उधर वो हुनरमंद हो रही थी तो उधर मैं अपने पर्चों की तैयारी में लगी थी। जब उसके घर जाती वो ठंडी आह भर कर कहती, काश हमें भी इजाज़त मिल जाती तो तुम्हारे साथ कॉलेज जाती। मैं उसे तसल्ली देती कि तुम भी तालीम पा रही हो, क्योंकि हुनरमंद होना बड़ी बात है। एक रोज़ मैं चांदनी के घर गई। वो कुछ परेशान थी। कहने लगी, राबिया मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, अपने दिल की बात और किससे कहूँ। शुक्र है कि तुम्हारे वालिदैन इजाज़त दे देते हैं और तुम आ जाती हो। कहो चांदनी, परेशानी क्या है? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा तो उसने बताया कि जब वो सिलाई सेंटर जाती है तो एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल होगी उसकी राह में खड़ा रहता है। वो उसे कुछ नहीं कहता, मगर उसके पास से गुजर जाने का मुंतज़िर होता है। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही है। ये लम्हा जानलेवा होता है कि जब वो उसके पास से गुजरती है तुम उसके जाने मतवज्जे हुए बगैर खामोशी से गुजर जाया करो। बिलाखिर खुद ही थक कर राह छोड़ जाएगा। कोई बात करे भी तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं। जब तक लड़की मतवज्जे ना हो किसी की मजाल नहीं। इस किस्म के हरबों में कोई कामयाब नहीं हो सकता। मैंने अपनी दोस्त को तसल्ली दी। वो बेचारी कुएं की मेंढक थी, डरती थी कहीं उसके वालिदैन सिलाई सेंटर जाने से ना रोक दें। एक रोज़ वो गली से गुजर रही थी कि 2 आवारा लड़के कहीं से आ गए और उस पर आवाज़ें कसने लगे। वो घबरा गई कि कैसे उनसे जान छुड़ाए। इतने में वही वाला लड़का जो उसकी राह में खड़ा रहता था अकबी गली से बरामद हुआ और दौड़ता हुआ उन बदमाश लड़कों के सर पर पहुंच गया और उनको ललकारने लगा। उन्होंने उसे गाली दी तो वो उन पर पिल पड़ा और तीनों गुत्थम गुत्था हो गए। इस मंजर की ताब ना लाते हुए चांदनी तेज तेज कदम उठाती निकल गई। वाकई के अगले दिन वो सिलाई सेंटर ना गई। फिर छुट्टियां हो गईं। छुट्टियों के बाद सेंटर खुला तो उस लड़के को उसी तरह मुंतजिर पाया। इस बार मेरी सहेली का दिल उसके लिए कुछ नरम हो गया और जब उसने आगे बढ़कर उसे बताया कि वो बदमाश जेल पहुंच गए हैं, अब कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, तो वो शुक्रिया कहकर आगे बढ़ गई। वाकई उसके बाद फिर कभी वो दोनों बदमाश लड़के नजर नहीं आए, लेकिन वो बदस्तूर उसकी राह में खड़ा नजर आता। बिलाखिर वो सुरखरू हो गया। हफ्ता भर नजर न आया तो मेरी सहेली को तशवीश हुई कि उसे क्या हुआ है, जो 6 माह से मतवातिर सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात में हमेशा एक जगह बुत की मानिद मुंतज़िर दीदार रहता था, किधर चला गया है? किसी हादसे का शिकार हुआ या बैरूने मुल्क निकल गया? इंसान की फितरत है कि कभी बेनियाजी और कभी बेकरारी। जब कोई मुंतज़िर हो तो बुरी लगती है, ना हो तो फिक्र हो जाती है कि दुश्मन जान को नसीबें दुश्मना कुछ हो तो नहीं गया। मैंने तसल्ली दी कि किसी को कुछ नहीं होता। अच्छा है जो बायसे परेशानी था वो अब नहीं रहा।
जहां भी गया है हमारी बला से। हमें जब उसके साथ कुछ मतलब नहीं है तो फिर तशवीश कैसी। दिलों के मामला अल्लाह ही जाने, मगर दिल बेचारा इस बारे में काफी बदनाम है। ये किसी के काबू में नहीं आता, अपनी मनमानी करता है। ये कभी मोमिन है तो कभी काफिर है। अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अकल, लेकिन बदकिस्मती से मेरे इम्तिहान शुरू थे और मैं बावजूद चांदनी की मिन्नत समाजत के हर दूसरे चौथे दिन उसके घर नहीं जा सकती थी। पर्चे खत्म हो गए तो उसकी अम्मी आई, कहने लगी चांदनी कुछ उदास सी रहने लगी है, वो तुमको याद कर रही थी। दूसरी कोई सहेली नहीं है और ना वो किसी के घर जा सकती है कि उसके वालिद इजाजत नहीं देते। तुम कभी कभार आ जाया करो, तुमसे मिलकर मेरी बेटी खुश हो जाती है। अच्छा आंटी, मैं कल ही आ जाऊंगी। अगले दिन जब मैं शाम को उनके घर गई तो वो शिद्दत से मेरी मुंतजिर थी। कहने लगी, उफ, तुमने मुझे कितना इंतजार करवाया है। अब तो मेरा दिल शक होने लगा था। मैंने कहा, चांदनी खुदा ना करे ऐसी क्या बात हो गई है। बोली, जरा ठहरो। फिर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और अलमारी से एक पुर्जा निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने रुका खोला, लिखा था, डियर चांदनी, तुम्हारी बेतनाई ने मुझे बीमार डाल दिया है। तपती धूप में घंटों इंतजार की अजियत तुम क्या जानो। हिजाब से झांकती रोशन अखियों और दराज पलकों ने मुझे शायर बना दिया है। सारे काम छोड़कर अब मैं तुम्हारी याद में शायरी करता हूँ। 1 हफ्ता तक जवाब ना मिला तो ये दुनिया छोड़ जाऊंगा। फकत शबे दराज। उसने खुद को शबे दराज लिखा था और हैरत की बात यह थी कि उसने किसी तरह चांदनी का नाम भी मालूम कर लिया था। जब तुम्हें उससे कोई दिलचस्पी नहीं है तो खुदकुशी करे या अपनी मौत आप मर जाए, तुमको क्या बुखार है। हाँ बुखार है, तभी तो इतने दिन बुखार में पड़ी थी और तुम्हारे इंतजार में सुलग रही थी कि आओ तो मेरे दिल की तकलीफ को बांटो। मैं तो कहती हूं कि जाने दो इसे दुनिया से, मुश्किल तमाम हो जाएगी, वरना किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाओगी। मजाक मत करो राबिया, मैं वाकई परेशान हूं। देखो तुम्हारी छुट्टियां हैं, एक दिन मेरे साथ सेंटर चलो, खुद देख लेना उसे। तुम मुझे उसको क्यों दिखाना चाहती हो मोहतरमा? मुझे उसे देखने की कोई आरजू नहीं। मैंने उसको घेरा तो चांदनी ने सर पकड़ लिया। मैंने पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? वो बोली, मैं बस तुमको चाहती हूं। उसने कहा तो मैं हंस पड़ी। तुम उसको जवाब देना चाहती हो, है ना यही बात? मैं किसी दिन तुम्हारे साथ सिलाई मरकज चलूंगी। चांदनी को ढारस हुई और उसने तशक्कुर भरी नजरों से मुझे देखा, जैसे उसे किसी मुसीबत से निजात दिलवा दी हो मैंने। अभी हम बातें कर रहे थे कि पड़ोस से एक लड़की आई। उसने चांदनी से कहा कि आपका फोन आया है। मेरे लिए फोन? वो हैरत ज़दा रह गई। उसने मेरी तरफ देखा। वालिद आने वाले हैं, मैं उनके घर में इस वक्त तो बिल्कुल नहीं जा सकती। खुदारा तुम चली जाओ, वरना ये फोन अगर दोबारा आया और अम्मी अब्बू को सुनगुन हो गई तो मेरा हशर कर देंगे। सहेली को मुसीबत में देखकर मैंने बगैर कुछ और सोचे उस लड़की के साथ सदफ के घर चली गई। मैं सदफ को जानती थी, वो भी हमारी दोस्त और क्लास फेलो रही थी और मेरा घर करीब ही था, लिहाजा कभी कभार वो अपनी अम्मी के साथ हमारे यहाँ आ जाती थी। किसका फोन है सदफ? मैंने पूछा। जिसके लिए है वो खुदाई नहीं तुमको भेज दिया है। हाँ, इत्तफाक से मैं चांदनी के पास बैठी थी और तुम जानती हो कि उसके घर का माहौल, वो नहीं आ सकती। क्या सेंटर से किसी सहेली का फोन आया है? जी नहीं, ये कोई साहब हैं। जरा सोचो, अगर आज अम्मी घर पर होती और फोन उठा लेती तो क्या होता। शुक्र के वो बाजार गई हैं। चांदनी के वालिदैन इतने सख्त हैं, फिर भी उसने हमारा नंबर दे दिया है। क्या वो ऐसा कर सकती है? मैंने पूछा, इसीलिए उसको पैगाम देना कि एक बार बात कर ले, उसे कह दे कि आइंदा यहां फोन ना करे। अभी बात मुकम्मल ना हुई थी कि फोन की घंटी बजी। उसने उठाकर रिसीवर मुझे दे दिया। कौन साहब हैं? मैंने पूछा। मैं हूं आदिल, उधर से आवाज सुनाई दी। ये नंबर तुमको किसने दिया है? मैं ये नहीं बता सकता, बस समझ लो कि सदफ की एक करीबी मोहल्लेदार लड़की से मेरी भी कुछ रिश्तेदारी है, उसी से नंबर लिया है। क्या नाम है उसका? नाम नहीं बताऊंगा, बस चांदनी से बात करा दे। मैं चांदनी ही बोल रही हूं, आइंदा यहां फोन मत करना। ठीक है, नहीं करूंगा, बस एक बार खत का जवाब दे दो। तहरीर नहीं कर सकती, जवाब अभी फोन पर सुन लो कि आइंदा मुझसे बात करने या खत लिखने की कोशिश मत करना, वरना सिलाई सेंटर जाना बंद कर दूंगी और फिर घर में कैद होकर बैठ जाऊंगी, समझे? ठीक है, एक बार मिल लो, जरूरी बात करनी है, फिर कभी शक्ल ना दिखाऊंगा। सभी लड़के ऐसा ही कहते हैं, जरूरी बात करनी है और फिर वो जरूरी बात लंबी कहानी में बदल जाती है। मैं जानती हूं कि क्या जरूरी बात होगी,
मेरा लहजा खुरदरा था तो उसने कहा, जान गया हूं कि तुम चांदनी नहीं हो, कोई और बोल रही हो। मुझे मालूम हो जाएगा। मैं कुछ ज्यादा दूर नहीं रहता, इस मोहल्ले में सभी को बचपन से जानता हूं। अच्छा, मतलब की बात कहो, क्या कहना चाहते हो? सेंटर से आगे एक छोटा सा आइसक्रीम बार है ना? कल वहां चांदनी आ जाए, बस 2 मिनट बात कर ले। मेरा वादा है, अगर वो ना चाहेगी तो फिर कभी उसकी जिंदगी में नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, ये कहकर रिसीवर रख दिया। डर था कहीं सदफ की अम्मी ना आ जाए। मैं चंद मिनट सदफ के पास ठहर कर चांदनी के घर आ गई और उसको बताया कि वही लड़का है और ये बात कही है उसने। वो परेशान नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। अब क्या करूं? उसकी घबराहट देखकर तरस आ गया। मैंने कहा, घबराओ नहीं, मैं कल चलूंगी तुम्हारे साथ। हम ये किस्सा तमाम कराएंगे, समझो कि तुम अकेली नहीं हो। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। शुक्रिया राबिया, अगर तुम ना होती तो ना जाने क्या करती मैं। अगले दिन सुबह सवेरे इत्तला आ गई कि दादी जान इस जहान से गुजर गई हैं। वो हमारे शहर से 70 मील दूर एक गांव में रहती थी, जहां हमारा आबाई घर था। हमें फौरन गांव रवाना होना पड़ा। मैं चांदनी को भी इत्तला ना कर सकी। मैं 10 रोज गांव में रहकर जब लौटी तो हालात बदल चुके थे। वही सहमी सहमी परेशान चांदनी, जिसका आधा चेहरा नकाब में छुपा रहता था, वो आदिल से मिल आई थी। उसने बताया, जब तुम नहीं आई तो मैं खुद सेंटर से आइस बार चली गई, क्योंकि डर था दोबारा उसका फोन सदफ के घर ना आ जाए, फिर तो राज खुल जाता। वो वहां मेरा मुंतजिर था। तुम साथ ना थी, दिल धड़क रहा था इतनी तेजी से जैसे पहलू से निकलकर बाहर आ जाएगा। हिम्मत करके उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और लरजती आवाज में कहा, हाँ कहो, वो जरूरी बात। मैं आ गई हूं, लेकिन अब तुम सदफ के घर फोन ना करना। आदिल, तुम नहीं जानते मेरे वालिद कितने सख्त हैं। प्लीज मेरा ख्याल छोड़ दो। आखिर मेरा नाम तुम्हें किसने बताया है? यही तजस्सुस तुम तक ले आया है। आखिर ऐसा मेरा कौन दुश्मन है जो मेरी राह में कांटे बो रहा है? वो जो भी है उसे छोड़ो, लेकिन जरूरी बात यह है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और तुम्हारी राह में कांटे नहीं, फूल बखेरना चाहता हूं। यह नामुमकिन है। वालिद मुझको जान से मार देंगे। अच्छा फिर ठीक है, जल्द तुम्हें मेरे मरने की इत्तला मिलेगी। बस इतनी ही बात हुई और मैं जल्दी से घर आ गई। नहीं चाहती थी कोई मुझे वहां उसके साथ बात करते देख ले। ठीक है मेरी दोस्त, जो हो गया सो हो गया। अब तुम दोबारा वहां मत जाना और ना उससे मिलना। ना जाने मोहल्ले की किस लड़की से वो हमारे नाम, पते और हालात मालूम करता है। ये बड़ी खतरे वाली बात है। उसने वादा किया है अब दोबारा वो मुझे खत लिखेगा और ना फोन करेगा। ये अच्छी बात है। अगर वो अपने वादे पे कायम भी रहे, मेरा मशवरा है कि तुम सलाई मरकज जाना छोड़ दो। नहीं कर सकती, साल भर की मेहनत रायगां जाएगी। मुझे इम्तिहान देने दो, डिप्लोमा तो ले लूं। तुम्हारी मर्जी, आगे तुम खुद अपने घर वालों से निपटोगी। मैंने तुम्हारे भले को ये बात कही थी। इसके बाद मैं 1 माह उसके घर ना जा सकी और न कहीं और मुलाकात हुई। वो इस कदर डरपोक लड़की थी, तवक्को नहीं कर सकती थी कि उसकी एक मुलाकात के बाद दोबारा उस लड़के आदिल से मिलने जाएगी। मगर वो सेंटर जाने के बहाने उससे मिलने लगी। 2-4 मुलाकातों में ही आदिल ने उसको राम कर लिया कि दोनों छुपकर शादी कर लेंगे। जब वो सलाई सेंटर से आदिल के साथ घर से निकली, उन दिनों हम दादी जान के 40वें पर गांव गए हुए थे। ये खबर वापसी पर उसकी माँ ने अम्मी को बताई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने उसके भले के लिए उसकी वालदा को आगाह कर दिया कि जो कुछ मैं जानती थी, मगर इस आगाही से उनको कोई फायदा ना हुआ। जाने वाली तो उनकी इज्जत खाक में मिलाकर जा चुकी थी। तभी आंटी ने कहा, बेटी अब वो हमारे लिए मर चुकी, लौट कर आई भी तो कौन उसे कबूल करेगा। अच्छा है कि जहां गई है वहीं मर जाए, तभी मैं सुख का सांस ले सकूंगी। मुझे आंटी के दुख का पूरी तरह अंदाजा था। तहम अब क्या हो सकता था। काश मैं उसके जाने से पहले उनको आगाह कर सकती। मैंने बीए कर लिया और फिर मेरी शादी अपने अजीजों में हो गई। मैं लाहौर आ गई। वालदैन के घर से चले जाने के बाद चांदनी पर जो गुजरी उसका इल्म बाद में हुआ। जब वो सलाई सेंटर से आदिल के साथ चली गई तो वो लाहौर ले आया। यहाँ 2 दिन होटल में रहे। ये सब आदिल के दोस्त के तवस्सुत से हुआ था। उस रात उसके साथ बहुत जुल्म हुआ। आदिल ने उससे निकाह का वादा झूठा किया था। अगले रोज ये दोनों उसको एक घर ले गए जहां एक मालदार औरत रहती थी। उसे उन्होंने अजनबी औरत के हवाले किया और खुद चले गए। दरअसल वो उसे उस औरत के हाथ फरोख्त कर गए थे। औरत ने चंद दिन पता न लगने दिया कि वो उसको फरोख्त कर गए हैं। वो खुद को उनकी रिश्तेदार जाहिर करती रही और चांदनी को बहुत प्यार और हुस्ने सलूक से रखा।
समझाती थी कि अब सिर्फ मैं ही तुम्हारी हमदर्द और सब कुछ हूं, मेरा कहना मानोगी तो सब मुरादें पालोगी। वो मासूम कुछ समझती न थी, क्योंकि ऐसा माहौल उसने कभी देखा ना था। इस दुनिया में कितना धोखा है उस बेचारी को क्या मालूम। रफ्ता रफ्ता उस औरत ने उसे समझा दिया कि अब वो अयाश मर्दों की राहत का सामान बनने जा रही है। चांदनी का दिल गम से फटने लगा, मगर कोई राह फरार न रही थी। उस लम्हे को पछताती थी जब आदिल से मुलाकात को घर से कदम निकाला था। 1 साल तक वो ऐसी जगह रहने पर मजबूर रही जहां वो एक लम्हे को भी रहना ना चाहती थी। हर वक्त वहां से भागने के बारे में सोचती थी। बिलाखिर एक रोज उसे मौका मिल गया। वो फरार होकर रेलवे स्टेशन पहुंची और रेल में सवार हो गई। मेरे शौहर रेलवे ऑफिसर थे। जब वो लाहौर से मुल्तान आ गई तो रेलवे की खवातीन इंतजार गाह में चली गई। सुबह से शाम तक वहां बैठी रही। इंतजार गाह में ड्यूटी पर मौजूद खातून को वो मशकूक लगी। उसने रेलवे पुलिस पर अपने शक का इजहार किया। उसी वक्त मेरे शौहर का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने पुलिस वाले से दरियाफ्त किया, मसला क्या है। उन्होंने इशारा किया कि एक नौजवान लड़की वहां बैठी है जो मशकूक लगती है। मेरे खामिंद खुद अंदर गए और मशकूक लड़की से सवालात करने लगे कि वो किसके साथ सफ़र कर रही थी और कहाँ जा रही है। उसने कहा कि टिकट उसके हाथ से चेकर ने ले लिया था और वो अपने घर जा रही है। वो घबरा रही थी, लिहाजा असगर मजीद सवालात करने लगे तो वो रोने लगी और असगर उसको अपने ऑफिस ले आए, जहां बैठकर चांदनी ने तमाम अहवाल बताकर इल्तजा की कि उसे दारुल अमान भिजवा दिया जाए। असगर ने कहा कि वहां भिजवाना मुनासिब नहीं है, पहले तुम्हारे वालिद से बात करता हूं। वो बोली बेकार है, वो मुझे घर में दाखिल होने नहीं देंगे। लेकिन बहुत इसरार पर उसने असगर को अपने वालिद का फ़ोन नंबर दे दिया और पता भी बता दिया। जब असगर ने बात की तो चांदनी के अब्बू ने कहा कि वो हमारे मुंह पर कालक मल कर गई है, अब क्या लेने आ रही है, हमारे लिए मर चुकी है। वो इस मोहल्ले से घर फरोख्त करके कहीं और चले गए थे। जब मोहल्ले का जिक्र हुआ तो असगर चौंके। मेरे वालिदैन का घर भी उसी मोहल्ले में था। उन्होंने चांदनी से पूछा, क्या तुम सलीम साहब को जानती हो? बोली, जानती हूं। अंकल सलीम का घर हमारे घर के करीब था और उनकी बेटी राबिया मेरी क्लास फेलो रह चुकी है। तभी दफ्तर से असगर ने मुझे फ़ोन किया, चांदनी के बारे में पूछा। मैंने बता दिया कि हाँ जानती हूँ, मेरी क्लास फेलो थी, कोई साल भर पहले घर से गायब हो गई थी। कहने लगे तुम कहो तो इसको घर ले आऊं। मैंने फौरन कहा कि हाँ ले आओ। अब्बू अम्मी से बात करूंगी, शायद उनके समझाने पर उस बदकिस्मत के माँ बाप उसको कबूल कर लें। चांदनी को वो घर लाए, मेरे गले लगकर बहुत रोई। कहती थी ऐ काश मैं उस शख्स के धोखे में ना आती। मैंने उसको तसल्ली दी, खाना वगैरह खिलाया, फिर समझाया कि हर हाल में तुम्हें अपने वालिदैन के घर जाना है। दुनिया में और कोई जगह तुम्हारे लिए मौजू नहीं है सिवाय वालिदैन के घर के। उसने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन वो अंदर से बहुत खौफजदा थी। वालिद के खौफ ने उसके दिमाग को जकड़ रखा था। कहने लगी कि राबिया किस मुंह से जाऊंगी, अव्वल तो कबूल ना करेंगे, कर भी लिया तो शायद अबू मुझे जिंदा ना छोड़ें, बहाने से गांव ले जाकर मार देंगे, वहां कोई पूछने वाला भी ना होगा कि कैसे मर गई। मैंने हौसला दिया कि मैं और असगर साथ चलेंगे, अम्मी अब्बू भी होंगे, पहले उनको राजी करेंगे फिर तुमको ले जाएंगे, तब तक तुम मेरे वालिदैन के घर में रहना। 2 रोज बाद हम उसे उसके वालिदैन के हवाले करने के इरादे से अब्बू के घर पहुंचे। उनको तमाम सूरत हाल से आगाह किया। वो खासे परेशान थे। बहरहाल ये इखलाकी फरीज़ा अदा करना था। वो उनके एक रिश्तेदार के घर गए और चांदनी के वालिद के नए मकान का पता मालूम किया और अम्मी अब्बू दोनों वहां गए। खुदा जाने क्या बातें हुई, किस तरह मेरे वालिदैन ने समझाया। वो बमुश्किल इस बात पर राजी हुए कि चांदनी को आप लोग हमारे गांव में उसके चचा के घर पहुंचा दें, यहां नहीं लाना। हम लोग चांदनी को साथ लेकर उसके चचा के घर पहुंचे। उन्होंने हमारी आओ भगत की, मगर चांदनी के बारे में कोई सवाल नहीं किया। उसके साथ भी इज्जत और मोहब्बत से पेश आए। हम मुतमईन होकर लौट आए, मगर वो खुद मुतमईन नहीं लग रही थी। वो खौफ की वजह से सख्त परेशान थी। 1 माह बाद एक रोज अखबार में खबर पढ़ी कि फलां गांव में एक खातून ने अपने चचा के घर काला पत्थर पीकर खुदकुशी कर ली। वालिदैन उसकी शादी जबरदस्ती उसके चचाजाद से करना चाहते थे, जो पहले ही 2 बीवियों और 6 बच्चों का बाप था। चांदनी उस रिश्ते पर खुश न थी। ये खबर पढ़कर मैं दुख से रो पड़ी। वो मेरी सहेली थी और मैं जानती थी कि वो कोई खराब लड़की न थी, बस मासूम थी, हद दर्जा मासूम, और इसी मासूमियत ने उसे डबो दिया। उसकी खुदकुशी का सुनकर भी मुझे यकीन न आया, क्योंकि वो जीना चाहती थी और मौत से बहुत डरती थी।
तभी अपने वालिद के घर लौटकर जाने से हिचकिचा रही थी। हकीकत जो भी थी, अब उसकी मौत को खुदकुशी का रंग दे दिया गया था। मुमकिन है ऐसा हुआ हो, मगर क्यों कर हुआ ये कोई ना बता सका। मेरे दिल में ये मलाल भी था कि मैंने उसको वालिदैन के पास लौट जाने पर मजबूर किया था, वरना वो मेरे पास रहने पर इसरार कर रही थी और मेरे लिए उसे अपने पास रखना मुश्किल था। तभी उसे वालिदैन के पास चले जाने पर मजबूर कर रही थी। अब सोचती हूँ कहीं मैं तो उसकी मौत की जिम्मेदार नहीं। अगर अपने पास रहने देती तो शायद वो ना मरती। ऐ काश मैं हौसले से काम ले सकती। दोस्तों, ये थी चांदनी की दर्द भरी और सबक आमूज कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।